मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी की पहली रात मेरे सास ससुर ने कहा कि बेटी अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन भाग जाओ। लेकिन मैं तो अपने पति से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने ये बात अपने पति को बता दी। अगले दिन सुबह उठी तो मेरे सास ससुर घर पर नहीं थे। पति से पूछा तो पति कहने लगा अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। मुझको कुछ अजीब लगा। मैं जब सास ससुर के कमरे में गई तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी टांगें कांपने लगीं। अंदर तो मेरा नाम सुधा है। घर के हालातों से तंग आकर मुझे नौकरी की ज़रूरत पेश आई थी। क्योंकि मेरी शिक्षा अच्छी थी इसलिए मुझे किसी भी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से ही पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बहुत मेहनत से पूरा भी किया था। हम बहुत गरीब लोग थे। ख़ानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था। इसकी वजह ये थी कि मेरे पापा पढ़ाई के मामले में कभी भी पुरानी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिए, बल्कि वो हमेशा इस बात को मानते थे कि लड़कियों को शिक्षा दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी यही बात, उनकी यही सोच मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई थी कि उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से नहीं रोका था। जबकि हमारे रिश्तेदारों का ये कहना था लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, फिजूल में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक न एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अगले घर चले जाना है। ऐसे में इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बुआ तो पापा को हमेशा से यही सलाह देती थीं कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दे। लेकिन मुझे अपनी शादी करने का कोई शौक नहीं था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती थी। हम दो बहन भाई थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरा भाई मुझसे काफ़ी साल छोटा था। वो स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे पापा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। भाई छोटा था इसलिए वो पापा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया था कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं होगा मैं अपने पापा का हाथ बटाऊंगी, उनका सहारा बनूंगी और इस घर को चलाने में उनकी मदद करूंगी। क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा से ही बहुत मेहनत की थी। उनकी मेहनत किसी से छिपी नहीं थी। वो न दिन देखते थे न रात देखते थे और हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत से जायज़ तरीके से पैसा कमाया था और हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा फीस भरते थे कि इतनी उनकी हैसियत भी नहीं थी। घर में कम खर्च करते, अपने शौक पूरे नहीं करते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्चा ज़रूर पूरा करते थे। मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरा शौक पूरा हो जाए, पापा का यही सपना था। पापा ने कभी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था। बाद में मैं उन्हें पैसे कमा कर दूंगी। पापा सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। पापा अक्सर कहते थे कि वो अपने बच्चों के लिए उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं जिसमें मेरे बच्चों की खुशी हो। जिस हद तक पापा से मुमकिन होता था वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते थे। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी। जबकि मेरी माँ भी सारे मामले में उनका भरपूर साथ देती थीं। मेरी माँ जहाँ एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई थीं, वहीं एक बहुत ही अच्छी पत्नी भी साबित हुई थीं। वो मेरे पापा का हर कदम पर साथ देती। हर मुश्किल समय और हर आसान समय में उन्होंने एक साथ गुजारा किया था। यही वजह थी कि उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब मेरी माँ मुझे इस बात का जिक्र करती तो मैं सोचती काश मेरा हमसफ़र भी ऐसा ही हो जैसे मेरे पापा हैं। हम अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन फिर ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जिसने सारी ज़िंदगी, सारी चीज़ें उलट पुलट कर रख दी थीं। मेरी पढ़ाई जो कि अब पूरी हो चुकी थी, उसी समय मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया और मैंने भी उनकी बात पर ज़्यादा ऐतराज़ नहीं उठाया था। पापा का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। अपने पापा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। हालांकि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। मैं तो चाहती थी कि मैं पापा का सहारा बनूं, लेकिन पापा का कहना था अगर तुम शादी करके अपने घर की हो जाओगी तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। पापा ने मुझे समझाया कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इस तरीके से करो कि शादी के लिए राजी हो जाओ और मुझे मेरे फ़र्ज को पूरा कर लेने दो। मजबूरी में मैं शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी हाँ सुनकर पापा बहुत खुश हुए थे। मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती थी। पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ऐसे में मुमकिन ही नहीं था कि मैं इनकार कर पाती। पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा। पापा खुशी खुशी रिश्ते के लिए राजी थे। मुझे पापा के इस दोस्त से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश रही कि पापा मेरे साथ में जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं।
मेरे पापा ने मेरे लिए हर वो चीज़ खरीदी थी जो भी बाप अपनी बेटी को देने के बारे में सोचता है। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि किसी चीज़ की कोई कमी न रहे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से शादी के एक हफ्ते पहले ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में थे, जिसकी वजह से शादी रोकना पड़ी थी। उनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। उनकी दोनों टांगें बुरी तरह से जख्मी हो गई थीं और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थी, जबकि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे में मैंने अपनी कीमती चीज़ें बेच दी जो पापा ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाई थीं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पापा की ज़िंदगी थी और उसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने अपनी दहेज की सारी कीमती चीज़ें बेच दीं। पापा के दोस्त को जब इस बात का पता चला कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और सारा कीमती सामान बेचकर पापा के इलाज पर पैसे लगा दिए हैं, तो फिर उन्होंने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि इनकार की क्या वजह थी। ये तो मुझे पता था कि उनका मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बस पैसों और दहेज में दिलचस्पी थी जो पापा मुझे शादी के समय देने वाले थे। पर जब उनको मालूम हुआ कि सारी चीज़ें मैंने पापा के इलाज के लिए बेच दी हैं, तो अब शादी का कोई मकसद ही नहीं रह गया था। शुरू शुरू में तो पापा के दोस्त इस शादी को टालते रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी थी। अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घराने में तय कर दी। ऐसे में हमारे घर के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और ख़राब होने लगे थे। पापा के इलाज के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। अब मेरे पास नौकरी करने की वजह भी थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। नौकरी मिलने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था। एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी। अच्छी तनख्वाह मिलती थी, जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते थे। पापा का इलाज भी चल रहा था। 2 साल से मैं नौकरी कर रही थी। कभी मेरे काम में कोई गलती नहीं हुई थी। मेरे सर मेरे काम से बहुत खुश थे। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी बात की जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मेरे बॉस ने मुझे शादी की ऑफ़र की, साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हारे पापा की और तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे भला और क्या चाहिए था। ये सारी बातें सुनते ही मैं तो फ़ौरन मान गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अपनी माँ से भी इस बारे में मशवरा किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसमें हमारे घर के सारे खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे थे। ऐसे में दूसरी कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी। एक साथ 2 नौकरियां करना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे बॉस ने मुझे तो ये कहा था कि मेरे पापा का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का सारा खर्चा भी उठाएंगे। ऐसे में मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत जल्दी ही शादी करके मेरे बॉस मुझे अपने घर ले गए। मैंने यही सोचा था कि मैं उनके ऑफिस में वैसे ही काम करती रहूंगी, ताकि उनको ये न लगे कि मैंने उनसे पैसे की खातिर शादी की है। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपनी मम्मी पापा और अपने भाई का खर्चा खुद उठा सकूं। वो मुझे अपने घर ले आए थे। उनका घर बहुत बड़ा था। मैं तो उसको देखकर हैरान हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैंने अपने हालात की मजबूरी से तंग आकर शादी की थी, और कुछ मैं पापा के दोस्त को दिखा देना चाहती थी कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं भी उनके बेटे से अच्छे इंसान से शादी करके दिखाऊंगी। शादी पर पापा ने अपने दोस्त को बुलावा भेजा था, जबकि शादी के समय महंगे महंगे तोहफे और मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर वो लोग चौंक गए थे। उस समय उनके चेहरे पर जो मैंने जलन के रंग देखे थे, मुझे बहुत सुकून मिला था। उन्होंने मुश्किल हालातों में हमारा साथ छोड़ दिया था। आज उनसे अच्छा घराने में मेरी शादी हो गई थी। पापा के दोस्त और उनकी फैमिली तो देखते रह गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा कभी इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है। जिस समय उन्होंने मेरा रिश्ता ठुकराया था, तब उसी समय उनको ये बात पता चली थी कि मैं नौकरी करने लगी हूँ। तो उस समय भी वो बहुत पछताए थे कि अगर वो मुझे बहू बना लेते तो आज उनके घर के हालात बदल जाते और मैं उनको कमा कर देती। ऐसे में उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, वो लोग थोड़े से अमीर तो थे, लेकिन उतने ही उनको गुरूर और घमंड था। शादी के 2 महीने में ही उन्होंने उन लोगों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनको उनकी औकात याद दिला दी थी। उनकी बहू सुनने में आया था कि अपनी सास की आए दिन बेइज्जती करती रहती थी। और फिर शादी से 2 दिन पहले मुझे ये खबर मिली कि वो अपने पति को लेकर अलग घर में रहने लगी है। जबकि पापा के दोस्त, उनकी फैमिली तो पैसे के लालच में अब बेटे से भी हाथ धो बैठे थे।
मेरी शादी को कुछ दिन गुजर गए। मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी काफ़ी चिंता करता था। मैं इस बात से बहुत सुकून से थी कि हम लोगों को किसी का सहारा मिल गया था। मेरे पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज चलने लगा था, जिससे कि उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि मेरे पापा की टांगें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और जल्दी ही वो अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। मैंने सोच लिया था जैसे ही मेरे पापा की टांगें ठीक हो जाएंगी, मैं अपने पति संजय से कह दूंगी कि अब आपको मेरे माँ बाप के घर का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पापा खुद ही अपना खर्चा उठा सकते हैं। आपने हमारे लिए जो किया वो बहुत है। मेरे पापा बहुत खुददार थे। आज तक कभी उन्होंने किसी से मदद नहीं ली थी। वो बहुत ही मेहनत से अपने घर का खर्चा चला रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मेरे पति उनके घर का खर्चा उठाते हैं। लेकिन मैंने पापा से वादा किया था कि पापा, आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे आप अपने खर्च खुद उठाना। आपको मेरे पति से खर्चा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा इसी शर्त पर माने थे कि बाद में मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। मैंने भी पापा को तसल्ली दी थी कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करना, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरे पति ने आज तक मुझ पर कभी एहसान नहीं जताया था कि मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठा रहा हूँ। मैंने अपने पति के जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अपने सगे खून के रिश्ते बदल जाते हैं और मुश्किल समय में साथ छोड़ देते हैं, जबकि मेरे पति तो बहुत अच्छे थे। वो मेरे पापा की पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए थे। ऐसे में मुझे मेरा पति किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता था। मैं दिल से अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ज़िंदगी में सारे दुख खत्म हो गए हैं। मैं पहले की तरह बहुत ही सुकून से और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी सास ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। उनके इस तरह कहने पर मैं काफ़ी परेशान होती थी। वो ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारा करती थीं। बहुत कम वो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में दिखाई देती थीं। मैं जब भी उनके सामने जाती तो वो मुझसे यही बात करती कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। जहाँ उनकी ये बात मुझे परेशान करती थी, वहीं मुझे डर भी लगा करता था कि भला मेरी सास मुझसे इस तरह की बातें क्यों कहती हैं। जब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कहती हैं, भला मुझे इस घर में क्या डर है, तो फिर वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती और मुझसे कहती कि जो मैंने कहा है वही करो, उसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। हो सकता है अपनी जान से भी हाथ धो बैठो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। संजय तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। मैं अब अपने कान खुले रखती कि कहीं मुझे कुछ ऐसा सुराग मिले जो मैं इस बात की सच्चाई का पता लगा सकूं कि आखिर मेरी सास ऐसा क्यों कहती हैं। मैंने ध्यान दिया कि घर के नौकर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वो कभी मुझसे बात नहीं करते थे। सब अपने काम में लगे रहते थे। मैं जब भी घर के नौकरों से बात करने की या उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। काम के अलावा वो मुझसे कोई बात नहीं करते। मैं घर के बारे में या फिर अपनी सास के बारे में कुछ पूछती तो यही कहते कि हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, हम तो यहाँ पर नए हैं। इन सारी बातों में एक और बात जो हैरान करने वाली थी वो ये थी कि मेरा पति जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो इतना हमदर्द इंसान था कि मेरे घर वालों की चिंता भी करता था, लेकिन अपनी माँ से बहुत दूर था। वो कभी भी ऑफिस से आकर अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में नहीं जाता था। ना ही कभी उसने अपनी माँ का जिक्र मेरे सामने किया था। ऐसा लगता था जैसे वो जानता ही नहीं कि इस घर में उसकी माँ भी मौजूद है। वो दोनों कभी आपस में मिलकर नहीं बैठे थे, ना ही आपस में कोई बात करते थे। यहाँ तक कि मेरी सास खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक घर में सिर्फ दो लोग मौजूद हैं और वो दोनों भी एक दूसरे से इतनी दूर हैं। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है, वो भी संजय जैसा इंसान जिसके अंदर इतनी इंसानियत मौजूद थी, जो मेरे माता पिता का इतना ध्यान रखता था। उसे दूसरों की तकलीफ का कितना एहसास था। फिर भला वो अपनी माँ को इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर सकता था। सारी चीज़ें देखने के बाद भी मैंने अपने पति से अभी तक कोई बात नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी न लग जाए और मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत एहसान थे। ऐसे में मैं किसी मामले में दखल अंदाजी ही नहीं कर सकती थी और मैं अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी उसका और उसकी माँ का मामला था। मैंने यही सोचा था कि धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ मौका देकर इस बारे में बात करूंगी कि आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ नया कह देती, कुछ ऐसा जिससे मैं परेशान हो जाती।
उनकी बातों के साथ साथ मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ें भी अब मेरे कमरे से गायब होने लगी थीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद इस घर में सच में कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। शायद इसी वजह से मेरी सास मुझसे यही कहती हैं कि तुम इस घर से भाग जाओ। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। इस घर में कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया कि इस घर में किसी भूत का साया तो नहीं, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरी चीज़ें मेरे कमरे से गायब हो जाती थीं, जबकि अपने कमरे की सफाई मैं खुद करती थी और कोई नौकर मेरे कमरे में मेरी बिना इजाज़त के नहीं जाता था। वैसे भी नौकरों की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गुम हो जाने वाली चीज़ें कोई आम चीज़ें नहीं थीं। एक दो चीज़ गुम होने पर तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब ये सिलसिला नहीं रुका तो मैंने घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, लेकिन मुझे इस बात से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सबने इनकार में सर हिला दिया कि मेम साहब, हमने आपकी कोई चीज़ नहीं उठाई है। मेरी सास मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलती थीं और मुझसे यही कहती कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो इस घर से जितना जल्दी हो सके चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो ये भी कहती कि यहाँ रहकर तुम अपने आप को बर्बाद करोगी, इस घर से जल्द जान छुड़ाकर भाग जाओ। कुछ दिनों से तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जबकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगी थीं, ऐसे में इस मुश्किल का कोई हल निकालना ज़रूरी हो गया था। मैं अपनी परेशानी ख़त्म करना चाहती थी और ये एक ही तरीके से हो सकती थी कि मैं अपने पति से बात करूं और इस बात की तह तक जाऊं, जबकि मेरी सास तो पूछने पर मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। मैंने अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया और उनके आने का इंतज़ार करने लगी। संजय के आते ही मैंने मौका देखकर ये बात संजय से की थी। सारी बात उसको बताई कि किस तरह तुम्हारी माँ कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही हैं। आखिर इन सब बातों के पीछे क्या कारण है, मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई वजह थी तो वो मुझे साफ साफ बता दें, लेकिन संजय का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए अब इस बारे में कोई और बात मत करना। ये कहकर संजय सोने के लिए लेट गए। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं थी। मुझे लगा अपने कमरे में होंगी, संजय के जाते ही वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन संजय के जाने के बाद भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली। तब मैंने उनके कमरे में झाँक कर देखा। मैंने नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि बड़ी मेम साहब तो घर पर ही नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई। शाम को जब संजय ऑफिस से घर लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गईं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगी। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो इस तरह अचानक कैसे अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गईं। आज से पहले तो वो कभी नहीं जाती थीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जो मुझे नहीं मालूम था। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। अब मैं अपने पति के जाने का इंतजार करने लगी। अगले दिन अपने पति के जाते ही अपनी सास के कमरे में चली गई और जाकर उस कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे ही बेड की चादर हटाई तो मेरी जान निकल गई। नीचे वही मेरा हीरो वाला सेट पड़ा था, जो शादी के मौके पर मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था और शादी के 2 दिन बाद से ही मेरे कमरे से गायब हो गया था और मुझे अब तक नहीं मिला था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास के कमरे में कैसे आया और ये सेट उनके बेड के नीचे क्या कर रहा था। क्या ये सेट मेरी सास ने चुराया था? लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेंगी, जबकि वो खुद इस घर की मालकिन है। मुझसे ज़्यादा तो उनका इस घर पर हक था। वो इतने सालों से इस घर में रह रही थीं। उनके पास इस तरह के बहुत सारे सेट मौजूद होंगे, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो मेरा सेट चोरी करती। हो सकता है शायद किसी नौकर ने ये हरकत की हो, लेकिन अगर किसी नौकर ने हरकत की थी तो वो उसे चोरी करके अपने साथ ले जाता। उसने मेरी सास के कमरे में क्यों रखा था? मैंने उस सेट को वहाँ से उठा लिया और पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलीं। सारी चीज़ें मेरी ही थीं, जो शादी के बाद से गुम होने लगी थीं। मैं तो ये समझ रही थी कि वो सारी चीज़ें शायद इस वजह से गुम हो रही हैं कि इस घर में कोई साया मौजूद है, लेकिन हकीकत तो ये थी ये सारी चीज़ें मेरी सास के कमरे में मौजूद थीं। तो क्या मेरी सास चोर थीं, जो सामान को चोरी करके यहाँ रख रही थीं? लेकिन मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ही न जाने कहाँ चली गई हैं। ये दोनों ही बातें मुझे परेशान किए जा रही थीं। घर के नौकर से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह से ही घर से चली गई हैं। कहाँ गई हैं और क्यों गई हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। मेरे पति का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गई हैं, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ऑफिस में काम करती थी। उस समय मेरी संजय से शादी नहीं हुई थी, ना ही ऐसी कोई बात थी।
उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। फिर अचानक से उनकी माँ के करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गए थे? क्या मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे थे, या मेरी सास ठीक कह रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं? क्या सच में इस घर में कोई गड़बड़ थी और इसी वजह से मेरे पति ने मेरी सास को इस घर से गायब कर दिया था ताकि वो मुझे सच्चाई न बता दें? ये सारी बातें मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। सास के कमरे से मेरा जो भी सामान मिला था वो मैं अपने साथ ले आई थी। अब मैं सबके बारे में अपने पति से बात करना चाहती थी। ये सारी हकीकत उन्हें बताना चाहती थी। आखिर उनकी माँ के साथ क्या समस्या थी जो मुझे पता नहीं थी? इस घर में क्या हो रहा था? पहले मेरी जब भी कोई चीज़ गुम हो जाती थी तो मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि मैं तुम्हें नई ला दूंगा, तुम इतना सोच विचार मत करो, जो चीज़ खो गई उसे खो जाने दो, कोई बात नहीं। मैं इन सब चीज़ों को उठाकर अपने कमरे में ले आई थी ताकि मैं अपने पति को दिखा सकूं और उनसे पूछ सकूं कि ये सब सामान तुम्हारी माँ के कमरे में मिला है, तो भला उन्होंने मेरा सामान क्यों चुराया था? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या फिर कोई और कारण था? जो भी था, सच सामने आने वाला था और मैं भी सच जाने बगैर इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। ये कोई आम बात नहीं थी। मैं इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर कोई नौकर इस तरह की कोई हरकत करता तो समझ में आता था, लेकिन घर की मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी और जिसे मेरा पति अच्छी तरह जानता था, लेकिन शायद वो मुझे बताना नहीं चाहता था। वो मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता था, जबकि हम किसी इंसान को अगर सच्चाई से जितना दूर रखने की कोशिश करते हैं, वो इंसान उतना ही उसका पीछा करता है और फिर एक दिन सारी हकीकत जानकर ही दम लेता है। मैं कभी भी डरपोक नहीं रही थी। मैंने हमेशा से ही बहादुरी से हालात का सामना किया था, कभी भी डर कर पीछे हटने वाली नहीं थी और आज भी इस समस्या से पीछे नहीं हट सकती थी। अगर इस राज के जानने की कीमत मुझे ये चुकानी पड़ती कि मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ता, तो मैं ये कीमत भी अदा करने को तैयार थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने पति की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, मुझे इज्जत दी थी, मान दिया था, और दूसरा उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरे घर वालों का भी बहुत ध्यान रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात को छुपाकर खामोशी से मैं नहीं रह सकती थी। मुझे अब अपने पति के आने का इंतजार था। उसके आते ही मैंने वो सारी चीज़ें उसके सामने रख दी और उससे पूछने लगी कि ये सब क्या है। ये सारी चीज़ें देखकर वो खामोश हो गया। मैंने कहा, इस बारे में क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये सब तुम्हारी माँ ने किया था? लेकिन संजय ने मुझे नहीं बताया। उसकी माँ ऐसा क्यों करती थी? उसने मुझसे ये सच छुपा लिया, लेकिन फिर मैंने भी घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे दी। फिर संजय ने सब कुछ बता दिया कि जो भी कीमती चीज़ें गायब होती थीं, इन सब के पीछे मेरी माँ का ही हाथ था। मैंने संजय से कहा कि भला तुम्हारी माँ को चीज़ें चुराने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? वो तो घर की मालकिन थीं, उनके पास तो मुझसे भी ज़्यादा महंगी चीज़ें मौजूद होंगी, तो फिर इन मामूली सी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी मेरे पति ने मुझसे इतना झूठ बोला था कि मेरी सास अपने रिश्तेदार के घर चली गई थीं, जबकि उनका तो कोई करीबी रिश्तेदार ही नहीं था। मेरे पति का कहना था कि वो ये सब कुछ मुझे कभी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब ये सच्चाई बताना ज़रूरी हो गई है। और फिर मेरे पति ने मुझे पूरा सच बताया। संजय ने बताया, इस घर में जो औरत मौजूद थी वो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरे पापा की दूसरी पत्नी थी। मेरी असली माँ तो मुझे जन्म देते समय मर गई थी, जबकि ये औरत मेरे पापा के ऑफिस में काम करती थी और मेरे पापा की एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत की खातिर लालच में आकर मेरे पापा से शादी की थी। ये पापा के मुकाबले में उम्र में बहुत छोटी थी। मेरे पापा जो कि एक बेटे के बाप थे, ऐसे में ये औरत कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और इसी वजह से वो मेरे पापा को फंसाने में कामयाब हो गई थी। उसने अपनी अदाओं के जाल में मेरे पापा को फंसा लिया और शादी करने पर राजी कर लिया था। संजय ने बताया कि उस समय मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ मर गई थी। मेरे दादा को भी लगने लगा था कि इस घर में एक औरत की ज़रूरत है जो छोटे बच्चे का ख्याल रख सके। छोटे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। संजय ने बताया, उस समय मैं 8 साल का था जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी और इस औरत को घर ले आए थे। मुझे इस औरत से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसकी असलियत खुल गई थी। वो बहुत ही चालाक औरत होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। उसने सिर्फ वो दौलत के लिए शादी की थी और इस घर में आने के लिए मेरे पापा को तो वो किसी खातिर में नहीं लाती थी। उनके सामने उनकी तारीफ करती और फिर बाद में अपनी दोस्तों में बैठकर उनकी हंसी बनाया करती थी और उन्हें बूढ़ा कह कहकर बात क्या करती थी। ये भी कहती कि मैं कहाँ इस बुढ़े से शादी करके फंस गई हूँ। मैं उस समय 8 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। मुझे वो औरत अब बुरी लगने लगी थी जो मेरे बाप के बारे में ऐसा सोचती थी।
मेरे पापा के पैसों पर ऐश करती थी और मेरे पापा को ही बुरा कहती थी। मैं अपने पापा के बहुत करीब था, लेकिन दौलत हासिल करने के लालच में मेरे पापा से इस औरत ने मुझे दूर कर दिया था। दोनों बाप बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया और पूरे घर पर खुद कब्जा कर लिया था। इस घर से कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाया करती और अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा देती और मेरे पापा के सामने कहती कि तुम्हारे बेटे संजय को गलत लत लग गई है। वो घर का कीमती सामान ले जाकर बेच देता है और बाहर अय्याशियाँ करता है। जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो सारा दिन बाहर घूमा करती थी, सारे काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे पापा ने भी उस समय उसे पूरा हक दे रखा था कि वो जो चाहे कर सकती है। इस औरत ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए थे। इसने मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया था। समय का काम है गुजरना, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। हमारे घर में भी बहुत कुछ बदल गया था। कल तक जो सारे हक और घर की बागडोर इस औरत के हाथ में थी, आज वो मेरे पास है। पापा ने मरने से पहले वसीयत बना दी थी, जिसमें सारी दौलत उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। पापा के मरने के बाद मैंने पूरा बिजनेस संभाल लिया। जब मेरी सौतेली माँ को पता चला कि उनके हाथ अब कुछ भी नहीं आने वाला, तो उन्होंने हालात के सामने सर झुका दिया और मेरे कहने के अनुसार इस घर में रहने लगी थी। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इस औरत को घर में रख रहा था, क्योंकि मेरे बाप ने इससे शादी की थी और अब इसका कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने उसे इस घर में रहने की जगह दे दी थी। लेकिन जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, इस औरत ने ठान ली थी कि मेरा घर बसने नहीं देगी। इसलिए वो तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कहती थी कि कहीं तुम इस घर में रहकर जगह ना बना लो, इस घर की मालकिन न बन जाओ। मैं काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था। ऐसे में पूरे घर में मेरी सौतेली माँ की ही मर्जी चला करती थी। इसलिए तो वो मेरे घर से तुम्हें निकालना चाहती थी। वो तुम्हें डराती थी ताकि डर कर तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें लगे इस घर में कोई भूतिया साया है और तुम यहाँ से चली जाओ। संजय की बात सुनकर अब मेरे दिल को सुकून हो गया था। मैंने अपना घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी। तो यही वजह थी कि मेरा पति अपनी माँ की कोई इज्जत और सम्मान नहीं करता था, ना ही उनके साथ ज़्यादा बात करता था। इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी सौतेली माँ को घर पर रखा हुआ था और जब संजय को ये बात पता चल गई कि उनकी सौतेली माँ उनके घर को तोड़ना चाहती है, तो संजय ने अपनी सौतेली माँ को उसके किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। संजय ने मुझे बताया, अब मेरी सौतेली माँ हमेशा अपने रिश्तेदार के घर ही रहेगी, इस घर में कभी नहीं आएगी। ये पूरा घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन तुम हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो औरत इस घर से जाए, मैं तो सच्चाई जानना चाहती थी। लेकिन संजय ने अपना घर टूटने से बचाने के लिए उस औरत को यहाँ से भेज दिया था। संजय ने मुझे बताया कि तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था, उसी दिन मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, इसलिए मैंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी टूट गई है और तुम्हारे परिवार को मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए और तुम्हें मदद करने की पेशकश रखी और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहा था। संजय की पत्नी बनकर आज मैं बहुत खुश हूँ। संजय ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो अपने घर की जिम्मेदारी अब खुद ही उठा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा सुखी रहें और मेरा पति भी हमेशा खुश रहे। हमारे बीच प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।